लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, होता क्या है हमारे पास कि हमारे पास ये जो साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इसमें ज़रूरी होता है कि हम कोई भी केस सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई डेरिवेशन रख लें या कोई ना कोई फार्मूलाज निकाल लें। तो यही हमारे पास इस सिचुएशन में भी है। हमारे पास जो है ना वो द लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ना वो रिलेशनशिप शो करेगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की अमाउंट में इक्विलिब्रियम स्टेट पे। तो स्टार्ट करते हैं। दो केमिस्ट थे, सीएम गुल्डबर्ग एंड पी वॉग इन 1864। इन्होंने जो है ना वो बेसिकली क्या किया था, लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्क्राइब किया था, वो भी इक्विलिब्रियम स्टेट पे। अब ये लॉ कहता क्या है, बेसिकली ये लॉ यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक पूरा है। अब इस लॉ को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। इट स्टेट्स दैट, यानी कि ये लॉ आपको क्या कहता है, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। एक ऐसा सब्सटेंस आपके पास किस स्पीड पे रिएक्ट करता है, ये डिपेंड करता है कि उसका एक्टिव मास कितना है। एक सब्सटेंस किस स्पीड के साथ रिएक्ट करता है डिपेंड करता है कि उसका एक्टिव मास कितना है। वो अपने एक्टिव मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखता है। उसके बाद आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये इक्वेशन समझाने की कोशिश करूं तो इसमें ये वाटर की इक्वेशन है जिसमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना रहे हैं। तो ऑक्सीजन का तो यहाँ पे 1 मोल है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है 1 मोल है। ऑक्सीजन का 1 मोल है, जबकि हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं। तो कोई भी सब्सटेंस किस स्पीड के साथ रिएक्ट करेगा ये डिपेंड करता है उसका कितना एक्टिव मास है, उसकी कितनी अमाउंट यूज़ हुई हुई है। उसके बाद है इसी लॉ का दूसरा पार्ट आपको क्या कहता है, द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स। वो स्पीड जिस पे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी कि रिएक्शन आपके पास पूरे का पूरा रिएक्शन किस स्पीड के साथ जाएगा ये आपके पास डिपेंड करता है दोनों रिएक्टेंट्स या जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट का, यानी कि मल्टीप्लाई करके। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल है, तो इन दोनों के मोल्स पे, इन दोनों के एक्टिव मासेस पे पूरी रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करेगी। आगे आपके पास क्या है कि एक्टिव मास होता क्या है। एक्टिव मास आपको ये बताता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कितनी है, और इसका यूनिट हम क्या यूज़ करते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। और हम ज़्यादातर इसको एक्सप्रेस किससे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। अब हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है ना वो कंसिडर करनी है, जिसमें आपके पास जो कॉफिशेंट में लिखा जाता है वो मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो ओरिजिनल आपके पास कोई भी रिएक्टेंट लिखा जाता है, सब्सटेंस लिखा जाता है, वो तो आपके पास वैसे ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इस इक्वेशन से समझाऊं तो ये आपके पास कॉफिशेंट है और ये मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपके पास सब्सटेंस होता है। यहाँ पे जो लिखा जाता है ना वो बेसिकली मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। यही आपने इस पूरी इक्वेशन में देखना है। ए और बी रिएक्टेंट है, जबकि ये स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर वाला रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड है, और जब रिवर्स रिएक्शन यानी कि नीचे से होगा तो वो क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन। और एक और बात मैं बता दूं कि जब हम रिवर्स रिएक्शन देखते हैं ना तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो किस चीज़ के तौर पे एक्ट करते हैं, रिएक्टेंट्स के तौर पे। अब हमने जो है ना वो बेसिकली अपने ही लॉ को वर्ड की फॉर्म दे देनी है, यानी कि एक सेंटेंस की फॉर्म दे देनी है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए एंड बी, इन दोनों का प्रोडक्ट। बेसिकली ए और बी रिएक्टेंट थे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में यही दोनों रिएक्टेंट है, इसलिए इन दोनों के एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट। चेंजिंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू इक्वालिटी वी ऑलवेज नीड अ कांस्टेंट। तो ये जो के एफ लिखा हुआ है ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन हो जाएंगे, सी और डी, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बता दिया था कि जब आप रिवर्स रिएक्शन देखते हो ना तो फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। अगेन वही बात, चेंजिंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू इक्वालिटी वी नीड अ कांस्टेंट। तो ये दोनों के एफ और के आर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, फॉरवर्ड रिएक्शन के और रिवर्स रिएक्शन के एफ फॉरवर्ड, के आर रिवर्स। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे अगर हम करें तो हमारे पास क्या सिचुएशन हो जाती है कि हमने दोनों साइड्स को इक्वल करना है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब आपने ये वाली दोनों इक्वेशंस जो है ना वो उठा के लिखनी है, ये वाली और ये वाली। इन दोनों इक्वेशंस को आपने जो है ना वो इक्वल टू के लेफ्ट और राइट साइड पे लिख देना है।
फिर अब हमने इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करेंगे कि ये जो रिवर्स रिएक्शन वाला कांस्टेंट है इसको यहाँ लेके जाएंगे और ये जो आपके पास रिएक्टेंट थे इसको हम यहाँ लेके जाएंगे। आगे देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही रीअरेंज हो गए हैं। अच्छा, ये दोनों तो अब हमारे पास क्या आ गए, कांस्टेंट। जब ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट आ गए तो कांस्टेंट की रेशो को हम एक और कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे जिसे हम कहते हैं एक्चुअली में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इन दोनों को रिप्लेस करके जो हमने Kc लगाया वो एक्चुअली क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसको इस पूरी जो आपके पास ये पूरी एक्सप्रेशन है, इस पूरी एक्सप्रेशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। The square brackets indicate the concentration of the chemical species at equilibrium। ये जो square brackets आपको शो की हुई हैं ये आपको किस टाइम पे जो है वो concentrations बता रही है equilibrium में, और किस यूनिट में बता रही है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। आगे देखें, thus the equilibrium constant expression for any reaction can be written from its balanced equation। आप किसी भी इक्वेशन का, किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आराम से निकाल सकते हैं। क्या करना है, आपने प्रोडक्ट ऊपर लिखने हैं, आपने रिएक्टेंट नीचे लिखने हैं, ठीक है। ये बड़ा आसान सा हो जाता है। द Kc, अच्छा इन्होंने बता भी दिया यहाँ पे कि कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज टेकन इन द न्यूमरेटर, प्रोडक्ट को न्यूमरेटर में लिखना है, और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज रिटन इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। Kc तो हमारे पास सबके लिए कांस्टेंट रहता है ना, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो हम जो है ना वो बेसिकली क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को न्यूमरेटर में लिखते हैं और रिएक्टेंट्स को क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। द Kc, इन Kc द सब्सक्रिप्ट, सब्सक्रिप्ट कहते हैं ये जो छोटा सा नीचे लिखा हुआ होता है इसको सब्सक्रिप्ट बोलते हैं। इन Kc द सब्सक्रिप्ट C डिनोट्स मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ये जो C है वो आपको मोलर कंसंट्रेशन बता रहा है इक्विलिब्रियम में। यहाँ से आगे जो है ना वो आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन है। ये एक अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। Equilibrium constant is defined as the ratio of the product of concentration of products to the product of concentration of reactants। अब आपके पास क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की रेशो है, उसके बाद क्या है, रेज टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हम कोफिशिएंट यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये C और ये D, ये क्या होते हैं, इनको हम कोफिशिएंट में लिख देते हैं। ये कोफिशिएंट हमारे पास वही थे जो हमने इक्वेशन बैलेंस करते हुए लिखे थे, और इसको हम कहाँ पे लिखते हैं, रेज टू द पावर में। Kc इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा, हमने शुरू में कितनी कंसंट्रेशन यूज़ की थी रिएक्टेंट्स की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। लेकिन ये जो Kc है ये किस पे डिपेंड करता होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ भी बन सकता है आपके पास। ये एक छोटा सा टेबल है, इसको देख लेते हैं। Kc आपके पास प्रोडक्ट ऊपर लिखे जाते हैं, रिएक्टेंट्स नीचे लिखे जाते हैं। ये कंसंट्रेशंस हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और ये जो छोटी छोटी सी पावर्स लिखी हुई हैं ये नंबर ऑफ मोल्स लिखे जाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ विच स्पीशीज आर टेकन इन द न्यूमरेटर इन द Kc एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट की न्यूमरेटर में लिखते हैं हम। और दूसरा को पूछना है कि कोफिशिएंट कहाँ पे लिखते हैं Kc एक्सप्रेशन में, रेज टू द पावर में लिखते हैं जी। ये जो हम लिखते हैं ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, वो कोफिशिएंट होता है जो हमने बैलेंस्ड इक्वेशन में यूज़ किया हुआ होता है।